हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि राज्य की स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि राज्य की स्वायत्तता का अर्थ है राज्यों को अपने क्षेत्र में पूर्ण विकासात्मक कार्यों को अपनी योजनाओं और विचारों के अनुसार स्वतंत्र एवं निर्बाध रूप से करे। दरअसल राज्य केंद्र से विधायी, प्रशासकीय, वित्तीय और न्यायिक मामलों में स्वायत्तता चाहते हैं। केंद्र और राज्य संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सहयोग एवं सहमति का आधार हमारे संविधान में विद्यमान है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों को लेकर दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी को लेकर राज्यों की ओर से स्वायत्तता की मांग उठती है। देखिए, इनमें से जो है ना, आपको मुख्य पॉइंट याद करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझ करके आपको मुख्य पॉइंट इसमें से आपको नोट करना है और आप जो है ना खुद से इसका आंसर लिखने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमारू राज्यों का क्या अर्थ है। इसका आंसर लिखेंगे कि राज्य जहां खनिज संपदा नगण्य हो, कृषि, सिंचाई, कल कारखाने, सड़क, बिजली, अस्पतालों, स्कूल तथा कॉलेजों की कमी के कारण बच्चों को सही शिक्षा न मिल पाना तथा राज्य के जनता को पेट भरने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर करना पड़े, शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़े, जिसके कारण अभिभावकों को अधिक खर्च करना पड़े। इन सारी कमियों के कारण ऐसे राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी दबाएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। इसका आंसर लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि योजना आयोग यानी कि नीति आयोग पर टिप्पणी लिखे। तो इसका आंसर लिखेंगे योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया। आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आपसे क्वेश्चन करेगा कि आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। इसके दैनिक कार्य का संपादन उपाध्यक्षकर्ता केंद्रीय वित्त मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इसकी सिफारिशें तभी लागू होती है जब केंद्रीय हैं मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया जाता है। आयोग के 4 प्रमुख प्रभाग यानी कि विभाग है जिनके माध्यम से आयोग कार्य करता है। तो प्रथम क्या है, समन्वय प्रभाग, दूसरा है सामान्य प्रभाग, तीसरा है विषय प्रभाग, चौथा है विशिष्ट प्रभाग। फिर पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखेंगे राष्ट्रीय विकास को सुनिश्चित करना एवं विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु बैठक आयोजित करना आयोग का मूल कार्य है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विकास परिषद व राष्ट्रीय आयोजन परिषद भी योजनाएं तैयार करने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे, इसका आंसर लिखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई थी। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। इसका आंसर लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इस संस्था का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रथम उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य है भिन्न भिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना।
तीसरा है कि आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में तालमेल। चौथा लिखेंगे, ऊपर दिए गए हितों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न राष्ट्रों की कार्यवाही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के दो उद्देश्य लिखे। इसका आंसर लिखेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने आप को तीसरी दुनिया के हितों का संरक्षक तथा सैनिक में बटे दो समूहों के मुकाबला में एक वैकल्पिक समूह मानता है। इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी से हुई। इस आंदोलन के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रथम, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करना। यदि संसार में साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का अंत हुआ तो इसका श्रेय गुट निरपेक्ष आंदोलन को जाता है। दूसरा लिखेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण रंग भेद, नस्ल भेद एवं स्वयं को न मानने की नीति आदि रहा है। गुट निरपेक्ष देशों में समय समय पर इन नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगभेद की नीति क्या है। रंगभेद की नीति क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा 1948 ईस्वी में कानून बनाकर काले और गोरे लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई थी। इसे ही रंगभेद की नीति कहते हैं। इस नीति के अनुसार वहां पर रहने वाले निवासियों को राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं नस्लीय आधार पर श्वेत, अश्वेत, मिश्रित वर्ण और इंडियंस आदि वर्गों में विभाजित करते हुए नवीन नीति का प्रारंभ किया गया। 1994 में समाप्त कर दी गई। इस नीति के विरुद्ध नेशनल्स मंडेला ने बहुत लंबा संघर्ष किया, जिसके लिए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया। उन्हें 1990 में जेल से रिहा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। सरकार के कोई आदेश या निर्णय या संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो संविधान या संविधान के मूल भावना को के खिलाफ हो तो सरकार के ऐसे आदेश या निर्णय या संसद द्वारा बनाए गए कानून की वैधानिकता की जांच करता है। आवश्यकता पड़ने पर उसे रद्द भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्चस्व का क्या अर्थ है। इसका आंसर लिखेंगे, वर्चस्व सामर्थ्य एवं शक्ति तीनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, परंतु राजनीतिक विज्ञान की दृष्टिकोण से तीनों का अर्थ भिन्न है। वर्चस्व का अर्थ है दूसरे को नियंत्रित करने और उनसे अपना मनचाहा व्यवहार कराने और उनके अनचाहा व्यवहार को रोकने का सामर्थ्य और योग्यता ही शक्ति है। यह राजनीति की एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। विश्व राजनीतिक में भी विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज़्यादा उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर लिखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था का आगमन हुआ। एक और व्यापक क्षति होने के कारण देशों की हालात दयनीय हो गई, तो दूसरी ओर नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ जिसके पास संसाधनों की कमी थी। इन देशों के पुनरुद्धार के लिए 1965 में विश्व बैंकों की स्थापना की गई। आपसे क्वेश्चन करेगा विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया, तो आंसर लिखेंगे 1965 में, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ देंगे। इसके निम्नलिखित कार्य हैं, तो इसका जो है ना कार्य है वो निम्नलिखित है। प्रथम कार्य है विकासशील देशों को वित्तीय सहायता तथा ऋण देना। दूसरा, इन्हें रचनात्मक आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहायता देना।
तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना। चौथा, पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष विदेश निवेश क्या है? प्रत्यक्ष विदेश निवेश क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे, समान शब्दों में किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेश नीति कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंध में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। किसी निवेश को एफडीआई का दर्ज दिलाने के लिए कम से कम कंपनी में विदेशी निवेश को 10% शेयर खरीदना पड़ता है। इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है। एफडीआई दो तरह के होते हैं, इनवार्ड और आउटवार्ड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के क्या कारण थे? तो इसका आंसर लिखेंगे, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के पीछे इंदिरा बनाम सिंडिकेट के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर अमल करेगी, किंतु इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा किया, जिसके कारण सिंडिकेट के नेता ने कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस ओ नाम अलग दल बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस व्यवस्था की पुनः स्थापना का क्या अर्थ है? इसका आंसर लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सत्ता में बनी रही। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में चमत्कारी व कुशल नेतृत्व का अभाव रहा। फलस्वरूप 1967 ईस्वी के चुनाव में केंद्र में कांग्रेस पार्टी तथा इंदिरा गांधी की सरकार बनी रही, लेकिन राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विरोधी पार्टियों ने एकजुट होकर सत्ता में आए और सरकार बनाई, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा एवं उड़ीसा में कांग्रेस के विरोधी पार्टी की सरकार बनी। लेकिन 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पुनः विशाल बहुमत मिला। केंद्र में कांग्रेस की मजबूर सरकार बनी। 1972 ईस्वी के विधानसभा यहाँ मजबूत होगा चुनावों में राज्यों में कांग्रेस ने पुनः विशाल बहुमत प्राप्त कर सत्ता प्राप्त की। इस प्रकार कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जनाधार को पुनः प्राप्त कर ली। इसे ही कांग्रेस व्यवस्था की पुनः स्थापना या प्रभुत्व कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ बतलावे। कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ बतलावे। इसका आंसर लिखेंगे, सिंडिकेट नेहरू के बाद कांग्रेस से उभरा उन शक्तिशाली नेताओं का गुट था जो विभिन्न राज्यों से संबंधित थे, वह जिनका कांग्रेस संगठन पर नियंत्रण था। इन नेताओं में प्रमुख रूप से मद्रास से कामराज, महाराष्ट्र से S.K. पाटिल, कर्नाटक से निजगप्पा व पश्चिमी बंगाल से अरुण घोष थे। नेहरू के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री व श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट के नेताओं की प्रमुख भूमिका थी। सिंडिकेट के नेताओं को यह विश्वास था कि श्रीमती इंदिरा गांधी अनुभवहीन होने के कारण कमजोर प्रधानमंत्री होगी, वह उनके परामर्श पर गर्व करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखेंगे, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद शब्द का प्रयोग किया। 1967 से पहले तक आम चुनावों में कांग्रेस की जीत मिलती रही। राजनीतिक दलों के कार्यक्रम एवं विचारधारा अलग अलग थे। 1967 के आम चुनाव के दौरान ऐसे सभी राजनीतिक दल एकजुट हुए और कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाकर विभिन्न राज्यों में सीटों के संबंध में चुनावी तालमेल किए। लोगों ने तमाम गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों को एकजुट होने का आह्वान किया। गैर कांग्रेसी दलों ने एक प्रकार की
भावना का नारा दिया। इस बार कांग्रेस को हराना है। इसी भावना को गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके आगे वीडियो में बताएंगे। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको याद नहीं भी होता है ना, कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको कम से कम 3-4 बार अच्छे से सुन लेना है, देख लेना है, और यही देखा हुआ आपको एग्जाम हॉल में जरूर याद आएगा। और अब ऐसा भी नहीं करना है कि अब लिखना ही नहीं है। इसका क्वेश्चन देखिए और खुद से लिखने का प्रयास करें। अभी देख देख करके लिख सकते हैं ना, लिखिए, और अभी से आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना रिजल्ट आप बेहतर लाएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।